Hello students, today we will discuss about the third qualitative property from chapter solution, that is depression in freezing point delta TF. स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आप ये पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। बेसिकली आप जानते हैं स्टूडेंट कि फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखी गई है स्टूडेंट ये है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन अ इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है स्टूडेंट इक्विलिब्रियम। ये 11th क्लास में था, ये वाला चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो खैर इक्विलिब्रियम का पार्ट आप समझो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो दोनों इक्वल होती है। जैसे आपने स्टूडेंट क्लास 9th में पढ़ा होगा एक पॉइंट जिसमें आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट का पार्ट। लेटेंट हीट में आप जानते हैं कि जब फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फेज चेंज होता है, तो वहां पे आप देखते होगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी लिक्विड से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता होगा, कोई भी चीज कन्वर्ट होती होगी, तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, ठीक है। टेम्परेचर उस केस में चेंज नहीं होता जब फेज चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही पॉइंट हो रहा है कि जब जैसे लिक्विड है, लिक्विड का टेम्परेचर आप डाउन करते आ रहे हो, डाउन करते आ रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर लिक्विड एंड सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ मिलेंगे। जैसे आपसे बोला जाता है स्टूडेंट की वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है? तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एंड लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जहां पे ये दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है, एक साथ आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ये लिक्विड स्टेट में है, इसका टेम्परेचर देखो, या नीचे टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसपे हमने पढ़ा था कल, ये यहाँ पे ये बॉयल हो जाता है। जब 180 पे पहुंच जाता है ये लिक्विड तो बॉयल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लिक्विड को हम लोग इसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, इधर साइड आ रहे हैं ना, इसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट आता है जहां पर ये लिक्विड और सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहां पे दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो होगा इस लिक्विड का, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टेम्परेचर पे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। ये इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब इस पे को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लिक्विड एंड सॉलिड दोनों फॉर्म में मिलेगा। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन आप समझ लो कि फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जहां पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है, इक्विलिब्रियम मींस होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। तो यहाँ पे ये रिएक्शन और ये दोनों का पॉइंट जो है एक ही है, इक्वल है, सेम है, तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ये डेफिनेशन हो गई। आप इस टर्म में भी बता सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट को कि इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड दोनों की वेपर प्रेशर क्या होगी? सेम होगी। जैसे यहाँ पे देखो हमने बताया कि ये लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जा रहा है, इस पॉइंट पे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जो देखेंगे आप स्टूडेंट, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है
वेपर प्रेशर सेम मिलेगी। तो जिस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड दोनों की वेपर प्रेशर सेम होगी, इस पॉइंट को हम लोग इसी पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। मतलब एक टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों की वेपर सेम मिल जाए, ठीक है। तो लिक्विड और सॉलिड की वेपर जो है, वेपर यहाँ पे आपको सेम मिल रही है इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों, मतलब वेपर प्रेशर सेम। तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा इस सॉल्वेंट के लिए। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाता है, आप हीट कर रहे हो तो आप देखेंगे कि सॉरी हीट नहीं, यहाँ पे कूलिंग करना है, फ्रीजिंग पॉइंट है, कूल कर रहे हो लिक्विड को तो एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पर लिक्विड भी रहेगा और सॉलिड भी रहेगा, दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे और उस पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये तो रहा आपका फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको समझना बहुत जरूरी था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कैसे हो जाता है वो पॉइंट हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। अभी तक आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या किया था, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया था, उसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज करेंगे। ये आपके पास लिक्विड था, लिक्विड में क्या करेंगे स्टूडेंट, किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सॉल्वेंट नहीं होगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे होगा सोल्यूट। When a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, अगर आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हो, तो आपने देखा अभी तक जितने भी लेक्चर हमने पढ़े उसमें तो 3 लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है ये भी चीज आपको बताई गई, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है, या फ्रीजिंग टेंडेंसी ये कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का आप देख रहे हो स्टूडेंट वेपर प्रेशर कम है यहाँ पे जहाँ पे सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, ये कम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाएगा सॉल्यूशन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो ये अगर हम लोग इसी चीज को बॉइलिंग में देखते थे तो लिक्विड क्या होता था, जो लिक्विड था, जो सॉल्वेंट था वो पहले बॉयल हो जाता था, यहाँ पे टेम्परेचर मिलता था, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि बॉयल तभी होता है जब 180 में पहुंचता था। ये सॉल्यूशन था, ये ज्यादा देर में बॉयल होता था, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते थे तो ये वेपराइज नहीं होता था, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था सॉल्यूशन का। बट फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा है स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये इस पॉइंट पे कोएग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये इस पॉइंट पर जाकर के सॉलिड में कन्वर्ट होगा। जो सॉल्यूशन आपने बनाया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके इस पॉइंट पर कोएग्जिस्ट करेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। वेपर प्रेशर एक्चुअली कम ही होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे ज्यादा वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। तो यही पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट, आप देख सकते हो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर्ड। आपने देखा कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन जब आपने बना दिया मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर लोअर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मिला आपका सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड सॉल्वेंट एग्जिस्ट किया, उसको हमने बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जिस पॉइंट पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट किया वहां पे हमने बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इफ TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए हम नॉट ही लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का ये पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है इसको हम लोग स्टूडेंट बोलेंगे TF। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट नॉट है तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये ग्रेटर होगा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, ये चीज निकल के आती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझो बस इसको।
अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो डेल्टा टी एफ होता है। एक्चुअल में डेल्टा टी एफ स्टूडेंट होता क्या, डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जो दोनों का डिफरेंस निकल करके आएगा उसी को बोलते हैं हम लोग इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन में लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग डेल्टा टी एफ की डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है स्टूडेंट, तो वहां से देखो तो आप ऐसा इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट of the pure solvent, इसको हम लोगों ने दिखाया है टी एफ नॉट से, एंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों ने दिखाया है स्टूडेंट टी एफ से, is called the depression in freezing point। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आप डेफिनेशन यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो डेल्टा टी एफ है मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया स्टूडेंट कि अगर सपोज करो वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर वाटर है आपका सॉल्वेंट तो टी एफ नॉट की वैल्यू आपको पता ही होती है, बाकी आप डेल्टा टी एफ तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, और डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने कल पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के सिमिलर, आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलैरिटी, मतलब डेल्टा टी बी वहां पे था, बॉइलिंग पॉइंट था डेल्टा टी बी, तो वो एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसी का सिमिलर यहाँ पे भी होता है फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट, एंड डेल्टा टी एफ यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ क्या होता है स्टूडेंट, के एफ को हम लोग एम यहाँ पे स्टूडेंट है मोलैलिटी। ठीक है, एंड के एफ क्या होता है स्टूडेंट, के एफ वहां पे हमने के भी लगाया था, यहाँ पे हम लोग के एफ लगाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या स्टूडेंट इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट से भी जानते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, के एफ, तो यहाँ पे के एफ है। अब देखो सिंपल, आपने कल भी पढ़ा मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी आप जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है स्टूडेंट के मोलैलिटी। बस उसी का इसी इक्वेशन में रख दो मोलैलिटी, आपको डेल्टा टी एफ का मेन फॉर्मूला मिल जाएगा।
तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू आ जाएगा, वहां से अगर आप मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो पुट करेंगे के एफ, और मोलैलिटी स्टूडेंट होती है मोस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोस मतलब W2, 2 से दिखाते हैं, अपॉन मोलर मास M2 इंटू W1। अगर इसको ग्राम में लिखते हैं तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये डेल्टा TF कैलकुलेट करने का ये मेथड है। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है। तो आप देखो इंडिविजुअली KF की वैल्यू आपको जनरली दी रहती है, नहीं दी रहती है तो डेल्टा TF की वैल्यू दी रहती है, KF निकल जाता है, ठीक है। नहीं तो आप मोलैलिटी जब भी आप इसमें सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो मोलैलिटी पहले निकाल लें। मोलैलिटी वो डिपेंड करेगी KF की वैल्यू पे। अगर KF की वैल्यू आपकी किलोग्राम में है तो इसको आप किलोग्राम में ही रखेंगे। किलोग्राम में रखने का मतलब ये है कि आप ऐसे रखेंगे M2 इंटू W1, ये किलोग्राम में आप रख देंगे W1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस तरीके से आप मोलैलिटी फाइंड कर लेंगे, KF की वैल्यू दी रहेगी, डेल्टा TF निकल जाएगा। डेल्टा TF निकल गया और आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन को उधर लेके जाए, TF नॉट से माइनस कर देंगे। मतलब ये और ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। आप दोनों न्यूमेरिकल कर लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है स्टूडेंट। एग्जांपल ये हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। एग्जांपल 2.9 है, जिसमें आपको दिया गया 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल विद द फार्मूला C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप वेट के बेसिस पे भी आप बता सकते हैं, ये 600 ग्राम वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट होगा, और 45 ग्राम ये कम है, ये सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास गिवन है, आपको बताना क्या है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TF आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाले में आपको डेल्टा TF निकालना है, ठीक है, ये चीज आपको फाइंड करनी है। एंड सेकंड में आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज TF। सॉल्यूशन के लिए हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं, सॉल्वेंट के लिए लगाते हैं। ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला आपने स्टूडेंट पढ़ा है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए नॉट लगाते हैं, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जो सेकेंड पार्ट है TF, ठीक है, ये तभी आएगा जब आपको डेल्टा TF पता रहेगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जब पता रहेगा तभी आप सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। और आप TF नॉट, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता ही होता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, तो TF नॉट हमको ऑलरेडी पता है, ये निकाल लें, ये भी निकालना है ये क्वेश्चन में, और TF भी निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी, ठीक है। यहां से हम लोग डेल्टा TF कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। और स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो KF की वैल्यू नहीं दी गई है, अगर मोलैलिटी हम लोग निकाल भी लेते हैं क्वेश्चन से, KF की वैल्यू नहीं दी गई है, तो KF की वैल्यू इससे पहले एक टेबल बनी हुई होगी, जहाँ पे ये क्वेश्चन होगा उससे पहले एक टेबल बनी हुई होगी, वहां से टेबल से आप लोग नोट करिएगा। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको KF की वैल्यू पता होगी। जैसे मैं बता दूं आपको कि KF जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं फॉर वाटर, ये होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है, इसमें केल्विन किलोग्राम पर मोल ये होती है KF की वैल्यू। चलो कैलकुलेट करते हैं अभी। डेल्टा TF सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा TF कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, KF तो पता है, हमको मोलैलिटी फाइंड करनी होगी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, और ये किलोग्राम में होती है, तो हमको जो मोलैलिटी में सॉल्वेंट का पार्ट रखना है वो किलोग्राम में ही रखना है, बिकॉज वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज W2 अपॉन M2 इनटू W1। W1 किस में होगा स्टूडेंट, kg में होगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, W2 यहाँ पे देखते हैं, W2 ये मास है 45 ग्राम, 45 ग्राम अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M22 मतलब सोल्यूट, सोल्यूट है एथिलीन ग्लाइकॉल, फार्मूला है C2H6O2, इसका मोलर मास निकालते हैं स्टूडेंट, C6H6O2 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, ये आ जाएगा 24, 6 ये हो जाएगा 30, 16 टू जा 32, 30 एंड 32 ये निकल के आएगा स्टूडेंट 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया M2 की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट 62 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल 62 ग्राम पर मोल इनटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है यहाँ पे सॉल्वेंट, इसका वेट स्टूडेंट ग्राम में गिवन है, तो इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे यूनिट भी आप देखो, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, एम की जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ये यूनिट आप देखो सबसे पहले मोल पर केजी, ये मोल ऊपर जाएगा, यहाँ पे केजी तो यही है, तो ये आ जाएगा मोल पर केजी। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा, मोलरिटी आएगी तो ये मोलरिटी आ जाएगी स्टूडेंट 1.2 समथिंग आएगी, 1.2 मोल पर केजी, ये आ जाएगी मोलरिटी ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एम की वैल्यू स्टूडेंट यहां से आ गई 1.2 मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो स्टूडेंट मोलरिटी आ गई है, अब इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दें तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1.86, ये 1.86 इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, केल्विन किलोग्राम पर मोल इनटू 1.2, ये हो गई मोलरिटी मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो केजी केजी कैंसिल आउट, मोल मोल कैंसिल आउट, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2.2, यूनिट क्या बची आपकी केल्विन। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आ गई 2.2 केल्विन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमने निकाल लिया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 2.2 केल्विन। अब हमको निकालना है स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इस फॉर्मूले से निकलेगा डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमको पता चल गई, ये 2.2 ये केल्विन है, इज इक्वल टू टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। तो टीएफ नॉट सॉल्वेंट क्या है स्टूडेंट, वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट ही होता है, नॉट है, तो वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है स्टूडेंट 273 केल्विन। इसको हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट अगर लिखें तो 273.15 केल्विन होता है, माइनस टीएफ। ठीक है, तो टीएफ या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको इस साइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 273.15 माइनस 2.2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 270.5 270.95 माइनस कर लीजिएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन होता है। देखो स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन जो आता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आता है, इसलिए आप इसके न्यूमेरिकल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कोई डाउट होता है क्वेश्चन में तो पूछिए। वैसे
सिंपल ही होता है, दो फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी बताया गया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आपको दो ही फॉर्मूला बताया गया। एक तो ये है जो दोनों का डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और हमने ये तो पढ़ा जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के सिमिलर यहाँ पे भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलैलिटी। यहाँ पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट लगाया जिसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये रहा न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है वो पढ़ा देंगे। मोलर मास आपके सिलेबस में नहीं है, वो लास्ट का जो है वाट ऑफ फैक्टर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस एक ही टॉपिक इसमें बचा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।